हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे अध्याय एक कुश्ती पादपों में लैंगिक प्रजनन की आप देखेंगे तो मैंने वन शॉर्ट वीडियो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सभी के सभी मैंने आपको करवाया था ना, बिल्कुल सर करवाया था। उसके बाद यहाँ पे आज हम लोग सभी के क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। और मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जीवन में जितना हो सके सही काम करिएगा और सही रास्ते पे चलिएगा, कभी भी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करेंगे। आई नो दैट कि गलतियां होंगी आपसे, बट कोशिश करिएगा कि बिल्कुल भी गलतियां ना हो, नहीं तो पछताने के सिवा जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। आप किसी का भी भरोसा कभी मत तोड़िएगा, नहीं तो फिर आप इतने बर्बादी के रास्ते पे चले जाएंगे कि आपको सुधार के भी चीजें नहीं मिलने वाली है। खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। आपको बार बार क्यों समझाता हूँ पता है? ताकि मुझसे जो गलतियां हुई हैं आप ना करें, उसे आप मत दोहराइए अपनी लाइफ में। आप किसी का भी भरोसा मत तोड़िए। अरे गुरुदेव उनका क्या, अरे भैया उनका भी होगा, आपके माँ बाप का भी होगा। सोचिए जरा कि आपके माँ बाप आपको ये जो फोन दिए हैं पढ़ने के लिए दिए हैं और आप इसका मिसयूज कर रहे हैं कच्चा बादाम के लिए, समझा रहे हैं ना? तो बिल्कुल ये भरोसा मत तोड़िएगा। और फिर अगर आप चाहते हैं कि हमेशा कोई भी चीज, अच्छी चीज जो आपके दिल को बहुत प्यारी लगती हो, सुकून देने वाली चीज मिले, तो आपको उतना भरपाई करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। 1 साल 2 साल आपको उतना देना पड़ेगा। जब तक आप उतना नहीं देंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसके लिए आपको जो कुछ भी चाहिए आपको दांव पे लगा देना है। ट्रस्ट मी, आप दांव पे लगा दीजिए। अगर आज दांव पे नहीं लगाएंगे ना, कल आपको रोने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए आपके पास वक्त है, जो भी वक्त है लगा दीजिए दांव पे, खेल दीजिए। ट्रस्ट मी, आप बहुत आगे निकलेंगे। आपके पास एक ही चांस है पढ़ाई का। आप सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करिए। बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, बहुत सिंपल सा उदाहरण, क्योंकि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी लगती है। आपका पढ़ने का उम्र है, आपका पढ़ने का क्या है, उम्र है। ये ए पर्सन है और ये क्या है, बी पर्सन है। ये क्या है, बी पर्सन है। अब ए पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। गुरु जी आपको धोखेबाज है क्या? बहुत बड़े धोखेबाज है। ए पर्सन ने किसी को क्या दे दिया, धोखा दे दिया। अब बी वाला क्या करेगा? क्या किसी सी पर्सन को ढूंढेगा क्या? यही तो गलती करेगा ये यही तो गलती करेगा। इसको बल्कि सी पर्सन को नहीं ढूंढना, इसको पता है कि हमारी उम्र कितना है, 18 से 26 साल है, जो बच्चे कर रहे हैं आजकल मैं देख रहा हूँ। इसको सी ऑप्शन नहीं ढूंढना है कि हम चलते सी ऑप्शन पर, बल्कि पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है। क्या करना है? पढ़ाई करना है। अगर ये सी ऑप्शन छोड़कर अगर पढ़ाई करना जिस दिन शुरू कर दिया ना, ट्रस्ट मी, इसको सारी सफलताएं मिल जाएंगी। आई नो दैट, मैंने भी अपने दिल से बहुत प्यारी सी चीज खोई हुई है, समझ आ रहा है ना? लेकिन दिन रात मेहनत करना पड़ता है चीजों को पाने के लिए। हाँ, जरूरी नहीं कि हर रात में जागने वाला 2 बजे रात तक आशिक ही होगा। भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं जो रात को 2-2 3 3 बजे तक आंख फोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के पढ़ रहे हैं। थोड़ा आशिक नहीं होते, जैसा कि बहुत लोग सोच लेते हैं कि गुरुदेव वही है। भैया, अरे छोड़ दो चीजें को, ठीक ना? अब पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद, समझा रहा है ना? आई नो दैट कि आप लोग बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही पुअर फैमिली से हम लोग आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री हैं पिताजी, पैसा आ रहा है, नहीं ना? तो क्या है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमें क्या करना है? मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत करना है। जबरदस्त मेहनत करिएगा, उसके बाद सफलता आपकी क्या चूमेगी, कदम चूमेगी। आपने जो जितने लड़के होंगे देख रहे होंगे, आपने रक्षाबंधन के दिन, आज रक्षाबंधन ही है, आपने राखी बांधी है, तो कसम खाइए ना सर कि हम आने वाले दिनों में अपनी बहन की रक्षा करेंगे, उसके सम्मान के लिए जो कुछ भी होगा हम करेंगे। जब ये कैसे करेंगे, नौकरी रहेगा तभी तो अपनी बहन के लिए करेंगे कुछ भी चीज, अपनी बहन को पढ़ाएंगे। अगर आपकी छोटी बहन होगी तो आप खुद काबिल नहीं है, आप तो पढ़े उनके चक्कर में, तो आप कैसे करेंगे? हैं? चीजों को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। मेरी बातें भले बुरी लगेगी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यही और कड़वी और सत्य बातें हैं। आप मेहनत करिए, सफलता चाहिए तो आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। 18 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ना पड़े तो खोलकर किताब पढ़िए यार, कसम से आप बहुत सफल होंगे। हालांकि मैं कसम खाना छोड़ दिया क्योंकि मुझसे ज्यादा झूठे कसम किसी ने खाया होगा। गुरुजी मजा ले रहे हैं। अरे क्या बताए आप लोगों को, अब कुछ नहीं बोलेगी सब यार आला, चलिए बेटा।
सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी करेंगे, बहुविकल्पी करेंगे। हाँ, कभी-कभी चीजें याद आती हैं। आवृतबीजी पौधों में बेटा पुंकेसर होता है। अच्छा, पुंकेसर का मतलब होता है, ध्यान देना, पुरुष पुरुष जननांग, जन जनन अंग लिख लीजिए, जनन अंग, पुरुष जनन अंग। अच्छा, ये पुरुष जनन अंग क्या होता है? अरे भैया, नर जननांग, नर जननांग जो होता है आवृतबीजी पौधों में क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। अगला है यहाँ पे, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणु संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4। और जो बोर्ड में आए हुए हैं, मैं उन्हीं को सॉल्व करवा रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जितना हो सके मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा इंसान बनिएगा। अपने आप को वक्त दीजिए, खुद पे भरोसा रख के 2-3 साल हर एक प्यारी चीज मिलेगी जो आपने खोया है, लेकिन उसके लिए पहले उतना डिजर्व तो करिए। जिस दिन उतना आप डिजर्विंग इंसान बन जाएंगे, उस दिन आप उस चीज को पाइएगा, आपको जरूर मिलेगी। समझ आ रहा है ना? प्रतिमुखी कोशिकाएं वो होती हैं जो उपस्थित होती है। प्रतिमुखी कोशिका वो होती है जो उपस्थित होती है सर निभागीय छोर पर। कहाँ पर बेटा उपस्थित होती है सर? निभागीय छोर पर उपस्थित होती है कौन सी? प्रतिमुखी कोशिकाएं। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती है? गुरुदेव, अंड कोशिका। अंड कोशिका एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती है। कौन सी कोशिका? अंड कोशिका। अगला है, जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी? तो 125। कितनी? 125। इसमें 100 में दे दीजिए 4 से भाग, कितना आ गया? 25। 100 में ये 25 आप ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 125। एक फार्मूला होता है, डिटेल में हम समझा देंगे। बहुभ्रूणता की खोज, भैया ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज किया था। मैंने अभी चैप्टर 1 में जब पढ़ाया था तो उसमें सारी चीजों को मैंने वहां पे बताया था। इसका पीडीएफ सर इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी ऐप को जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है बेटा? प्रोफेसर पंचानन महर्षि। यहाँ पे देखिए क्या है, बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने, और भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्रोफेसर पंचानन महर्षि। कौन है? प्रोफेसर पंचानन महर्षि। बीजांड का अवस्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका बोले तो हाइलम बोला जाता है। अगला यहाँ पे, परिभ्रूण कोश पेरिस्पर्म अवशेष किसका? बीजांड काय का। बीजांड काय का परिभ्रूण कोश पेरिस्पर्म क्या होता है? अवशेष होता है। अगला, निभाग पाया जाता है बीजांड में। निभाग किस पाया जाता है? बीजांड में। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? भैया गुड़हल, गुड़हल में क्या होता है? कीट परागण होता है। हाइड्रीला में सल जल परागण होता है। क्या होता है? जल परागण होता है। जल परागण होता है किसमें? अपना हाइड्रीला में। अच्छा, अंजीर में गुरुदेव वायु परागण, लिख लीजिए। अगला है, पुष्पी पादप में कौन सा भाग क्या होता है? अगुणित होता है। तो जो नर युग्मक होता है क्या होता है? यह अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे, आवृतबीजी पादपों में पुष्प के नर जननांग कहाँ? जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें पुष्प के नर जननांग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पुमंग को। पुमंग को कहा जाता है नर जननांग कहा जाता है। जायांग और स्त्री केसर ये मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग है। अगला है, अमर बेल होती है उड़ते तना परजीवी। अमर बेल क्या होती है? उड़ते तना परजीवी। गुरुदेव कहाँ? अरे भैया, आप देखे होंगे पेड़ पर, आम के पेड़ पर आप देखे होंगे, वहां पे पतली 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 सी रस्सी की तरह जो चढ़ी रहती है उन्हीं के क्या कहते हैं? अमर बेल। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है सर, 3N। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। दोहरा निषेचन होता है सर जी हमारा आवृतबीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म में। आवृतबीजी पौधे जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन को क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। द्वि नी से नी से नी 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 एक सेकंड, द्वि निषेचन, द्विनिषेचन कहते हैं। अगला है यहाँ पे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ये रहा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, जो जो आपके पेपर में बने थे, जो आए थे, जो आने वाले थे, मैंने करवा दिया है। सफिशियंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा के चक्कर मत पड़ेगा, ठीक है ना?
अगला है पहला प्रश्न, आभासी फल मिथ्या फलों को दो उदाहरण दीजिए अथवा दो आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी फल किसे कहते हैं? जरा आप याद करिए, मैंने वन शॉट वीडियो में पढ़ाया आपको कि वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भागों जैसे कि बाह्य दलपुंज से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। आभासी फलों के उदाहरण जैसे आपका क्या हो गया? नाशपाती हो गया, सेब हो गया, इत्यादि क्या होते हैं? आभासी फल। क्या होते हैं? वे फल जिनका निर्माण जिनका निर्माण अंडाशय से अंडाशय से नहीं होता नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम लोग? आभासी फल कहते हैं। गरीब परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे के नाम? हाइड्रीला और वैलिसनेरिया। मैंने जितने भी परागण करने वाले हैं, जलीय परागण, कीट परागण, वायु परागण, सभी के सभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। सेब को एक आभासी फल क्यों कहा जाता है? और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो ध्यान देना, यदि फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा फूल का अन्य भाग भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। सेब एक आभासी फल है। अब यहाँ पे है, पुष्प का कौन सा फल पुष्प का कौन सा भाग फल का निर्माण करता है? तो ध्यान देना, जो अंडाशय होता है, जो अंडाशय, वो हमारे फूल का फूल का जो वास्तविक फल होते हैं उनका निर्माण करता है कौन? अंडाशय। अंडाशय क्या बनाता है? फल बनाता है। और किसमें? अवास्तविक फल में। बट आभासी फल में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आभासी फल में जो तना वाला खाने वाला भाग होता है, ठीक ना, दलपुंज, वो हमारा फल का निर्माण करता है। पुष्प में दल का क्या कार्य होता है भैया? जो दल होते हैं, अच्छा दल क्या होते हैं गुरुदेव? पंखुड़ियां। पंखुड़ियां जिसे देखकर भंवरे मंडराते हैं आगे पीछे हैं। यानी कि पुष्प में दल परागकर्ताओं को आकर्षित करने करके परागण में सहायता करते हैं। कीट परागित पौधे के नाम लिखिए। तो जैसे आक हो गया, सालविया हो गया, पीपल हो गया, गूलर हो गया, अंजीर हो गया, इत्यादि क्या है? कीट परागित क्या है? पौधे हैं। अगला है, असंजनन क्या है या असंजनता एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन संयुग्मन के बिना जननी प्रजनकों के विकास को असंजनन कहा जाता है। असंजनन क्या होते हैं? बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन और संयुग्मन के बिना ही नए जनकों का बनना क्या कहलाता है? असंजनन कहलाता है। दोहरा निषेचन क्या है? इसकी खोज किसने किया था? तो आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिशल्यन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहा जाता है। ध्यान देना, संयुग्मन और त्रिशल्यन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवास्चीन ने फीटिलेरिया और लीलियम के पौधों में किया था। किसने किया था? नवास्चीन ने लीलियम और फीटिलेरिया के पौधों में किया था। अगला है, परागकोश में परागकण किससे भोजन प्राप्त करता है? टेपीटम से। परागकोश में जो हमारे परागकण होते हैं वो किससे भोजन प्राप्त करते हैं? तो ध्यान देना, टेपीटम से। अगला है, ऑक्जेलिस तथा कोमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं? नाम लिखिए। तो अनुमूल्य पुष्प और उमिल्य पुष्प। उमिल्य पुष्प। अगला है, हेस्पिरिडियम फल के दो उदाहरण दीजिए। तो एक नारंगी होता है, एक क्या होता है? नींबू होता है। ये दोनों हेस्पिरिडियम फल के क्या है? एक उदाहरण है। अगला है, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फल स्वरूप होता है? तो भ्रूणपोष का विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ त्रिसंयुग्मन और द्वितीयक केंद्रक यानी भ्रूणकोश में एक नए युग्मक के संयुक्त होने से होता है। अगला है, पुंजायांगी अवस्था किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो जब पुष्प में पुंकेसर जायांग के साथ जुड़े होते हैं तो उसे पूजायांगी अवस्था कहते हैं। जब पुंकेसर जायांग के साथ जब पुष्प में पुंकेसर जायांग के साथ जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूजायांगी अवस्था कहते हैं। और इसमें जैसे आर्किड्स हो गया, आंख हो गया, हंसलता इत्यादि जितने भी होते हैं इसके क्या है? उदाहरण है। क्लियर है? किसी कोई डाउट है का? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला यहाँ पे है, आपके ये सभी के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। ध्यान देना, यहाँ पे लिख देंगे हम लघु यहाँ लिख देते हैं ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए, है क्या यहाँ पे?
देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर 1 कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए, अथवा आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद पर संक्षिप्त विवरण दीजिए, अथवा परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया का उपयुक्त चित्रों द्वारा दीजिए, अथवा आवृतबीजी पौधे के परागकणों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपको सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा अंकुरित परागकण का एक नामांकित आपको चित्र बनाना है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। पेपर में कोई भी सवाल दे, गुरुदेव हमसे लेना देना नहीं है, तो बेटा क्या करेंगे, आप बस यही छापिए, काम खत्म। क्या छापेंगे, हेड डालेंगे, आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद का विकास तथा परागकणों का अंकुरण लिखेंगे। परागकण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण अंकुरित होते हैं, और इस समय प्रत्येक परागकण वर्तिका के द्वारा स्रावित तरल को सोख कर फूल जाता है। उसके जनन छिद्रों से अंतःचोल जीव द्रव्य के साथ बाहर को दिखने लगते हैं, और इनमें से कोई एक पराग नलिका के रूप में बढ़ जाता है। इस पराग नलिका में सिरे के अंदर नलिका केंद्रक तथा उसके पीछे जनन केंद्रक होता है। जनन केंद्रक कुछ समय पश्चात साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मकों का क्या करता है, निर्माण करता है, और पराग नलिका वर्तिका से होकर वर्तिका में आती है और धीरे धीरे अंडाशय तक पहुंच जाती है। अंडाशय के किसी वेश में पहुंचकर पराग नलिका दो नर युग्मकों को किसी एक बीजांड के अंदर उपस्थित भ्रूण कोश के अंदर पहुंचाती है, जिससे ये दोनों द्विनिषेचन क्रिया पूर्ण कर सके, और नर युग्मकों के भ्रूण कोश में पहुंचने तक नलिका केंद्रक सहित पराग नलिका के सभी भाग को क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना है, क्या है, अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता, अथवा पेपर में देगा अनिषेक फलन बहुभ्रूणता में अंतर लिखिए। देखिएगा प्रश्न कैसे कैसे पूछ रहा है, ये बात विशेष तौर पर ध्यान देना। अगला है अनिषेक फलन, यानी कि पार्थेनिकॉर्पी किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, अथवा अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता क्या होता है, बिना निषेचन के फल के बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। ध्यान देना, बिना निषेचन के फल के बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसमें जो फल रहते हैं बीज रहित होते हैं, यानी कि इसमें बीज नहीं पाए जाते, जैसे केला, अंगूर, अनानास, ये तीनों में क्या होता है, अनिषेक फलन होता है, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। अगला है बहुभ्रूणता, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, कूट बहुभ्रूणता होता है, दूसरा सत्य बहुभ्रूणता। उदाहरण के लिए जैसे अरे भैया संतरा, नींबू, ये सब क्या होते हैं, बहुभ्रूणता के उदाहरण हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है असंग जनन पर आपको टिप्पणी लिखना है कि असंग जनन क्या होता है। अरे भैया वही है असंग जनन, क्या है यहाँ पे, असंग जनन क्या होता है कि सामान्य प्रक्रिया में बिना बीज पैदा करने की तकनीकी को असंग जनन कहते हैं। मतलब सामान्य प्रक्रिया के बिना फिर बीज पैदा कर दे, मतलब कोई भी प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, बच्चा बन जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, कायिक प्रवर्धन, दूसरा अनिषेक बीजता। अच्छा ये बताइए, जैसे कि अगर आपको एक नया पौधा बनाना है गुलाब का, तो क्या करेंगे, बीज बोएंगे नहीं गुरुदेव, बल्कि क्या करेंगे, हम किसी भी परिपक्व गुलाब के पौधे की टहनी को कट करके जाकर लगा देंगे, सिंचाई करेंगे, और उससे एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो किसमें आता है, असंग जनन में ही आता है। अगला है अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो वे फल जिनमें बीज नहीं होते अनिषेक जनित फल कहलाते हैं, जैसे केला। टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है, टेपिटम परागकोश पाया जाता है और विकासशील कणों को पोषण प्रदान करता है। बीज क्या है, किन्हीं एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। चलिए, बीज क्या होता है, आवृत बीजी पादपों में बीज लैंगिकरण का अंतिम उत्पाद होता है। वास्तव में निषेचित बीजांड ही बीज कहलाता है, जिसमें भ्रूण और नन्हे पौधे के रूप में उपस्थित रहता है। बीज की संरचना देखें तो एक प्रारूपिक बीज में तीन भाग होते हैं। पहला भाग बीज चोल, दूसरा बीज पत्र, तीसरा क्या होता है, भ्रूणी अक्ष होता है। उसके बाद एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैंने डाल दिया है। बाकी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है वन शॉट, अगर उतना कर लेंगे तो सारा कवर हो जाएगा। ये सारे सारे मैंने पढ़ा दिया है, बट आपका डिमांड रहेगा नहीं गुरुदेव चैप्टर 1 के वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दीजिए, मैं वही आपको करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्या है, परागकण क्या है, पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागकण का वर्णन कीजिए, अथवा जीवी परागण कर्मकों के बारे में उल्लेख कीजिए, अथवा पर परागण क्या है, इसमें होने वाले लक्षण, लाभ, हानि का उल्लेख कीजिए। स्वपरागण और पर परागण को स्पष्ट कीजिए, इसमें कौन से अधिक उपयोगी होते हैं।
पर परागण क्या है, इसके लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। मतलब कि देखिएगा एक ही प्रश्न कितने प्रकार से पूछा है और हर साल अलग अलग वो पूछेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले डाली हेडिंग परागण क्या होता है, किसी पुष्प के पराग कोशों से निकले हुए परागकणों की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने क्रिया को परागण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। तो सबसे पहला स्वपरागण, परागकणों को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। मतलब परागकणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहा जाता है। ध्यान देना, स्वपरागण के लाभ क्या क्या है, यह निश्चित होता है क्योंकि इसके लिए किन्हीं वाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, संतति में जात के गुण वही रहते हैं, इस प्रकार जात की शुद्धता बनी रहती है और इसके लिए अधिक परागकण उत्पन्न करने की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती और एजेंट को आकर्षित करने के लिए रंग गंध मकरंद आदि नहीं उत्पन्न करना पड़ता। स्वपरागण की हानियां क्या क्या हैं, स्वपरागण से विभिन्न विभिन्नताएं सामान्यतः उत्पन्न नहीं होती या कम हो जा पाती हैं अथवा पौधों के संतति लक्षण वही रहते हैं जिससे नई उन्नत जातियां उत्पन्न नहीं हो सकती। अगला, लगातार स्वपरागण होते रहने से उत्पन्न बीज संख्या में कम, हल्के, छोटे और पौधे दुर्बल व अस्वस्थ हो सकते हैं। दूसरा है पर परागण, तो परागकणों के उसी जात के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण इत्यादि प्रकार के होते हैं। इनके लाभ क्या हैं, तो पर परागण से बने बीज अपेक्षाकृत बड़े, स्वस्थ और संख्या में अधिक होते हैं। पर परागण से नवीन जातियां उत्पन्न करने में बहुत सहायता मिलती है। पर परागण के होने से कृत्रिम परागण करके नई आवश्यक और वांछित लक्षण वाली जातियां उत्पन्न की जा सकती हैं और इनकी हानि क्या क्या है, दूसरे पुष्प तथा उनके परागकणों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, यहाँ पे कर सकते हैं रहना पड़ता है, किसी न किसी साधन पर निर्भर होता है जिसके अभाव में परागण असफल भी हो सकता है। परागकणों को परागकणों का भी काफी नुकसान होता है, वायु जल में यह हानि और भी बढ़ जाती है और जात के लक्षण की शुद्धता को स्थिर नहीं रख सकता। तो ये रहा क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, वो क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक, क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाइएगा, गारंटी देते हैं सर, एक एक क्वेश्चन आप हल करके आएंगे, ये मुझसे गारंटी ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।